आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का एक पाठ जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था, बोलने वाली औरत, जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया जी, वह पढ़ने जा रहे हैं। पृष्ठ नंबर 109 तक हम कहानी पढ़ चुके थे और हमें यह जानकारी मिली कि किस प्रकार स्त्री ही स्त्री की शत्रु है। अपने कॉलेज के दिनों में आत्मविश्वास से भरी शिखा कपिल को अपने आत्मविश्वास और व्यवहार के कारण इतनी पसंद आई कि उसने उससे विवाह कर लेना उचित समझा। और वह भली भांति जानता था कि वह उसके घर की अन्य स्त्रियों से बहुत अलग है, तभी ही वह उसे अत्यधिक पसंद आई। उसका व्यवहार, उसका अलग होना ही उसे बहुत भाया था। कहानी की नायिका शिखा विवाह के बाद फुल टाइम गृहिणी बनती चली गई। यह बात कि उसके पति को उसके आज़ाद ख्यालात ही पसंद थे, वही बात अब उसके खिलाफ हो गई थी। उसके पति को उसका बहस करना, उसका जवाब देना कतई पसंद नहीं आ रहा था। आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। कपिल को गुस्सा आया। पेज नंबर 109 पर हम ये बात पढ़ चुके थे। आइए पृष्ठ नंबर 110 पढ़ते हैं। यहाँ पर उन स्त्रियों की बात हो रही है जिनसे शिखा मिली और जिन्हें अपने घर बार पर संतोष और गर्व था। उसने अपनी जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा, सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं, जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव कुश की जोड़ी हैं। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं आलाप सकती थी। उसके आसपास की सारी गृहिणियां अपने घर बार के बारे में अतिशयोक्ति बातें करती थी, जरूरत से अधिक बढ़ चढ़ कर बातें करती थी। शिखा को समझ नहीं आता था कि क्या उसी में कोई कमी है जो वह मेरा परिवार महान, मेरा परिवार ऐसा, मेरा परिवार वैसा के राग नहीं आलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने अपने जीवन की एक
बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे, अकेले अंदाज में इसलिए नज़दीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते हों। महज इसलिए टकराएं क्योंकि अब उन्हें वह मौलिकता बर्दाश्त नहीं। यहाँ बात कपिल और शिखा की हो रही है कि उन्होंने विवाह इसलिए ही किया था क्योंकि वे दोनों ही अपनी मौलिकता के साथ दूसरों से बेहतर थे और आज उन्हें एक दूसरे की मौलिकता ही बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे हैं। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। ऐसा कपिल चाहता था और शिखा की भी यही उम्मीद थी कि वह उसे उसके मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अल सुबह वह कॉलबेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन घड़े के साथ सोता। बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सबेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदलकर एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। शिखा को अपने काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो जाती और इसलिए वह सवेरे भी जल्दी नहीं उठ पाती और इसलिए उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर 1940 में सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। ससुर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते और शिखा को हिदायत देते, मुहावरे सुनाते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोजाना मचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब, कागज और
कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन घर के कामों में कपिल उसकी मदद करता, जैसा कि हर पति को करना चाहिए। अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को झाड़ू पोछे की संसार में उसकी दुनिया में फंसा देने से उसके शिक्षा का, उसके विचारों का हनन होता है। अगर कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता तो बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता, तू अच्छा लगता है, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। इस तरह के ताने कपिल को सुनाना बीजी के कपिल को शिखा की मदद न करने देने का तरीका था। वह उसे टोकती रहती कि क्यों वह औरतों वाले काम करता है, क्यों वह जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीटकर यांत्रिक बनाया जा रहा था। पति पत्नी के आपसी प्रेम को कहीं खोते हुए महसूस किया कपिल और शिखा ने, और उनका जीवन मशीनी यांत्रिक हो गया। सवेरे से रात तक वही रूटीन। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही हैं। देखिए, जब वह दोनों एक साथ भी होते तो भी दिन में घटी हुई घटनाओं से उन दोनों का ही हृदय विचलित रहता, और कपिल की माँ को यह संतोष था कि वह इस घर का संचालन भली भांति कर रही हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। वे बेटे से कहती, तू फिकर मत कर, थोड़े दिनों में इसे ऐन पटरी पर ले आऊंगी। बीजी को ऐसा लगता था कि जो वह कह रही हैं, जो वह कर रही हैं, वही सही है। शिखा को कहाँ बुद्धि है कि वह इस घर को संभाल सके, संवार सके। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई। अब 2 बच्चों की माँ हो गई थी। बहुत समय व्यतीत हो गया। आज शिखा 2 बच्चों की माँ थी, परंतु बहू होने का, पुत्र वधू होने का जो उसके सिर पर बोझा था वो जस का तस था। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया। अब उसे समय ही नहीं था दूसरों से सवाल करने का। बच्चे अभी कई सवालों का जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड़ प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत तुनक मिजाजी आ बैठी थी। वे हर बात पर नाराज हो जाते थे, हर बात पर माँ से तर्क करते थे। यही सिर्फ हुआ था। तुनक मिजाज का अर्थ है बात बात पर रूठ जाने वाला, बात बात पर नाराज हो जाने वाले चिड़चिड़े घमंडी बिगड़े बच्चे बन चुके थे शिखा के दोनों बच्चे। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते,
आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताया करता, क्योंकि अब उन्हें यही बातें अधिक प्रिय लगने लगी। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रही। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर जब नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीप शिखा बनकर ही रहना होगा, मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा। वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है। शिखा बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यह मध्यम और मधुर मधुर जलना उसके लिए संभव नहीं है। यह उसका स्वभाव नहीं है। उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा। रोज की बोरियत वैसी ही जिंदगी के कारण उसने कपिल से अपने मन की बात कही कि घर की चौखट से बाहर निकलकर कुछ मानसिक और सामाजिक रूप से तरोताज़ा हो जाना चाहिए। ये रूटीन में भरी जिंदगी से बाहर निकलना कभी कभी अति आवश्यक हो जाता है। उसे लगता कि जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन को कहीं घूमने चलें? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहाँ जाने में क्या तुक है। कपिल को उसकी बातों में कोई अर्थ नहीं लगा। कपिल को ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया आज टीवी में सिमट आई है। हर चीज़ हर जगह मिलती है, तो क्यों कर वह अपनी रोज़मर्रा के जीवन को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरी जगह घूमने के लिए जाए। और कई बार तो मनुष्य को यह व्यर्थ का खर्च भी लगता है कि क्यों अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर रहा जाए और अपना समय और धन व्यर्थ किया जाए। और कपिल भी इसी प्रकार का पुरुष था। उसे अपनी पत्नी की नीरस और बेरंग जिंदगी से कोई सरोकार नहीं था। उसे लगता था कि उसके पास हर चीज़ उपलब्ध है,
तो शिखा क्यों कर कहीं घूमने जाना चाहती है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। जब कपिल ने उसे कहा कि वहां जाने का क्या तुक है, तो शिखा ने कहा, तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे। कभी कभी तो जिंदगी बेतुकी भी होनी चाहिए। बच्चों ने इस बात पर मजाक बना लिया, जैसा कि हम जानते थे कि उसके बच्चे तर्कातीत और तुनक मिजाज हो गए थे। बच्चों ने इस बात पर कहा, कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमेंगे, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे। शिखा ने कहा, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। दरख्त का अर्थ होता है पेड़। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं, ऐसा कपिल ने उससे कहा। शिखा यह जानती थी कि प्रेमी को पति और पति को सामंत में बदलते उसने देखा है, परंतु वह हार मानने वाली स्त्री नहीं थी। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि हम यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। और पति ने इस पर उससे कहा, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन उल जलूल बातों में क्या रखा है। परिवार के लिए शिखा की इच्छा फिजूल खर्ची और बेतुकी है। समय समय पर मुखर रूप से सबके सामने अपमानजनक ढंग से फूट पड़ने वाली पिता की यह हिकारत बच्चों के मन में माँ के प्रति सम्मान और संवेदना का हनन करती चलती है, क्षरण करती चलती है। जो माँ को काम करने की मशीन का पर्याय समझने का दंभ आता जाता है बच्चों के अंदर, वह इस पंक्ति में बखूबी झलका है कि कल को तुम कहोगी कि अंडमान चलो, तो क्या हम चल पड़ेंगे। उन्हें अपनी माँ मशीन के समान लगती है, हमेशा गलत लगती है। और यही कुछ शिखा के बच्चों को भी लगता था कि माँ उल जलूल बोलती है, क्योंकि उन्होंने सदैव अपने पिता को अपने माँ के असम्मान में उसके खिलाफ बोलते हुए देखा था। शिखा याद करती है वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। कपिल को उसकी बातों में तुक दिखाई देता था, उसकी बातों में उसकी समझदारी समझ आती थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग है, कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा, वही पति कितना औसत निकला, कितना आम निकला। शिखा को आज कपिल भी आम पुरुषों की तरह, आम पतियों की तरह
अपनी पत्नी के ऊपर अपनी हठ धर्मिता दिखाने वाला, उसका उत्साह तोड़ने वाला पति महसूस हुआ। वह नहीं जानता, वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग, या ये कहें कि क्योंकि यह सुझाव शिखा ने दिया है तो यह पूरा का पूरा सुझाव ही तर्कहीन हो जाता है। उसे गांधारी चाहिए। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी हो। उसे नहीं चाहिए कि शिखा अपना कोई वजूद बनाए। उसे चाहिए कि उसकी पत्नी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलती रहे। उसे चाहिए एक गांधारी जो न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी हो। उसका अपना कोई विचार नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी कोई आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, वजूद नहीं होना चाहिए। उसे तो सिर्फ अपने पति, एक पुरुष के पीछे हाजी और नाजी कहने वाली स्त्री बनना चाहिए। घर और बाहर के इस द्वैत को समझने और जीवन में व्यवहार में उतारने वाली स्त्रियां सफलतापूर्वक दोनों जगह अपनी सुपरिभाषित पारंपरिक भूमिकाएं निभा जाती हैं। लेकिन शिखा सरीखी स्त्रियां जो समझौता किए बिना तर्क और न्याय को अपने जीवन का लक्ष्य बनाती हैं, ऐसी स्त्रियां मार खाती रह जाती हैं। उन्हें समानता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सिर झुकाकर मान लेना चाहिए और अपने पक्ष में सफाई देने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। यह इस कहानी के इस भाग से भली भांति दर्शित होता है कि उसे सिर्फ जी हुजूरी करनी चाहिए। उसे अपने जीवन में कोई नएपन की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पृष्ठ नंबर 112 से कहानी को आगे पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न जो इस कहानी पर आधारित बनते हैं वह भी अवश्य देखेंगे।